यूपीए एरा में क्या हो रहा था, यूपीए के एरा के लास्ट में कॉमेडी शुरू हुई है, तो यूपीए 2 में शुरू हुई है, यूपीए 2 की कॉमेडी, और फिर नरेंद्र मोदी की कॉमेडी हाँ इस वन समय जो चल रही और है। 2 और 3 ये जो बस एनडीए। मुझे समझाएं जरा क्या अंतर है यूपीए टू में, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकती हो। हम्म यूपीए टू की कॉमेडी कैसी है और नरेंद्र मोदी वन की, टू की और थ्री की? एक तो जो क्लियर डिफरेंस जो सब देख सकते हैं मेरे ख्याल से, यूपीए 2 के वक्त अ, बहुत बड़ा मीडिया सपोर्ट था कॉमेडी को। हाँ, बहुत बड़ा सारा ऐसी मीडिया। तैसी डेमोक्रेसी उसी समय का है, हाँ। नहीं, वो सिर्फ 2014 में ही शुरू हुआ है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, अ, जून जून जुलाई में। अच्छा, हल्का सा उस तरफ बस है, हाँ। फ्रेंड्स के हाँ, जबकि उधर उसकी है। तैयारी एक साल से चल रही थी, तो यूपीए 2 के समय से तैयारी चल रही थी, और हम लोग लिखना शुरू कर दिया था, बातें शुरू हो गई थी, और फिर वो बाई चांस हो नहीं पाया, वो शायद 2013 में होना चाहिए था, 2013 से हम लोग प्लानिंग शुरू कर चुके थे, फिर वो 14 में जनवरी में होने वाला था। फिर राहुल राम उस समय बहुत व्यस्त थे इंडियन ओशन को लेकर, तो उनका वो खाली विंडो जो था वो गर्मियों में ही आता है, क्योंकि साल भर उनके शोज चलते रहते हैं। तो राहुल राम हमारा जो ऐसी तैसी डेमोक्रेसी में मैं हूँ, राहुल राम है और संजय राजौरा है, तो राहुल राम को होना बड़ा जरूरी था, वो विंडो मिला जून में, तो जून में शुरू हुआ। लेकिन फर्क बड़ा जो है यूपीए 2 और फिर एनडीए 1 और एनडीए 2 में। फर्क समझाएं एक बार, हाँ, तो वहां यूपीए से बात 2 जो भटक है गई हमारी। उस समय अ, ऐसा लग रहा था, और उस समय भी मैंने उसी समय कॉमेडी शुरू की है 2008 में। मैंने कहा जैसा कि 2008 में मैं पहला कॉमेडी कंपटीशन जीता था, और उसके बाद मैं लगातार करता रहा 2014 तक जो यूपीए 2 है। तो यूपीए 2 में कॉमेडी में ऐसा था कि लोग बहुत एक्टिवली चाहते थे कि आप पॉलिटिकल करें, लोग बहुत एक्टिवली, और मीडिया और सब चाहते थे लोग, मतलब आम जनता तो शायद अभी भी चाहती है बहुत सारी, मीडिया उस समय आपके बड़े सपोर्ट में था। मीडिया आपको ओपनली फीचर करता था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मुझे बुलाया गया था 2015 में, और काफी बड़ा, मतलब उसमें सब तरह के पॉलिटिशियन भी थे, हर हर रंग के और हर पार्टी के, और फिर बहुत सारे और डिग्निटरीज थे। और 2015 में बुलाया गया था, लेकिन उसका वो क्यों बुलाया गया था, क्योंकि एक इमेज जो मेरी 2009 से 2014 तक जो भी बनी थी, उस इमेज पे बुलाया गया था कि कॉमेडियन जो हैं वो आ, सच बोलते हैं, शायद ये जो भी इमेज थी ऐसी। तो यूपीए 2 में ये था। फिर पहली सरकार आई एनडीए 1, उस समय धीरे धीरे कई तरह से आवाजें जो है, पहले एक बहुत वोकल ऑनलाइन ग्रुप शुरू हुए, जो कि कॉमेडी को एक तरह से पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये कॉमेडी काम की है और ये कॉमेडी हमारे अगेंस्ट है, और वो जो भी उनके अगेंस्ट के मापदंड हर हफ्ते बदलते रहते थे वैसे। लेकिन पहले आइडेंटिफाई होने शुरू हुए कॉमेडियंस, और कॉमेडियंस को क्योंकि धीरे धीरे पहला, हाँ तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे जाता हूँ, पहले कॉमेडियंस को जर्नलिस्ट से जोड़ दिया गया यूपीए 2 में, कि उतने ही जरूरी हैं जितना जर्नलिज्म। मीडिया उनको बहुत सपोर्ट भी करती थी और इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वो एक तरह से उतने ही जरूरी हैं, उतने ही इन्फ्लुएंशियल है, एक तो ये जोड़ा गया। कॉमेडियंस ने ये खुद कभी नहीं किया, कॉमेडियंस को ये कहा गया, एक तरह से कहा गया, मतलब जो हमारी फीलिंग आई हमको कि हाँ, हमको वही उसी स्टेज पर बुलाया जा रहा है जहाँ पे जर्नलिस्ट होते हैं, उसी स्टेज पे बुलाया जा रहा है जहाँ थिंकर्स और पॉलिटिशियंस होते हैं। तो एक तो वो हुआ। फिर जैसे ही एनडीए 1 आई, उसके बाद से वही चीज खटकने लगी बहुत लोगों को कि ये इतने बड़े कैसे हो गए ये लोग, कि ये इनकी बात पे न्यूज स्टोरी बन रही है, या जो भी हम कह रहे हैं उसको एक तरह से सब तरफ पहुंच रहा है। तो फिर वो या तो डीलिंक कर सकते थे, या फिर वो पूरा एक जो टर्म्स बनाए गए कई तरह के, वो उसमें लिब्रांडू है, या उसमें अ, हमारे लिए टर्म बना लेफ्ट, प्रेस्टिट्यूट, हाँ हम प्रेस्टिट्यूट लोगों के लिए बना, बनाया गया। या फिर उसके बाद तो उसमें गाली जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आप लेफ्ट लिबरल बोल दें वो किसी अपने को, आप में है वो। बात खत्म हो जाती है।
है ना, या वो इन्होंने आप टार्ड बनाया, फिर कोंगी बनाया, फिर कई तरह के, वो हर हफ्ते मुझे पता चलता था कि अच्छा मैं कांग्रेसी हूँ, फिर पता चलता था अच्छा नहीं ये आम आदमी वाला है, फिर पता चलता था, फिर वो बोलते थे कि तुम तो, क्योंकि वो ढूंढते थे तो पता चलता था इस पे भी जोक है, उस पे भी जोक है, फिर वो जब फुल फ्रस्ट्रेट होके फिर वो कहते थे कि अच्छा ये निहिलिस्ट है, या ये, है ना, वो एक दिमाग में उनके फिट नहीं होती है इमेज। तो NDA 1 में सोशल मीडिया से जो ऑनलाइन ट्रोल्स हैं, IT सेल है, उनसे दबाव धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, और वो दबाव धीरे धीरे फिर एक तरह से पॉलिसी में उस तरह से नहीं आया, डायरेक्टली पॉलिसी में नहीं आया है, लेकिन वो दबाव ऐसा बना कि कॉमेडियंस को पता चला कि हमको अब चूज करना पड़ेगा कि हम किस चीज पे बात करें और किस चीज पे नहीं करें। तो बहुत सारे कॉमेडियन जो फ्रीली पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे, इसलिए नहीं कि उनकी कोई एक क्लियर आइडियोलॉजी या एजेंडा है, वो इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि उस हफ्ते की खबर थी, उस हफ्ते का मुद्दा था, उस पे वो बात कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे वो कम किया। उनको समझ आया कि हमको अगर इस बिजनेस में रहना है और हमको बाकी चीजें कहनी है तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये ये हुआ। साया शुरू हुआ उसके बाद हाँ, सजग रूप से कॉमेडियंस ने हटाना शुरू किया अपने कंटेंट हाँ, तो कंटेंट हटाना या कंटेंट को खुद से सेल्फ सेंसरशिप करना, तो सेल्फ सेंसरशिप का एक तरह से माहौल बनाया गया, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे कॉमेडियंस, मतलब फिर वो कॉमेडी, उसके पहले कोई ये नहीं था कि ये पॉलिटिकल कॉमेडियन है या पॉलिटिकल सटायरिस्ट है और ये नॉन पॉलिटिकल सटायरिस्ट है। उसके बाद 2019 आते आते ऐसी तैसी डेमोक्रेसी को हर जगह पॉलिटिकल सटायरिस्ट ग्रुप नाम से लिखा जाने लगा, जबकि हमारे लेबलिंग हो गई वो। हाँ, जबकि हमारे उसी शो में हम लोग दिल्ली के पोल्यूशन पे भी बात कर रहे हैं, उसमें किसी पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, अर्बन प्लानिंग पे बात कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी बेसिक ऐसी छोटी मोटी चीजों पे बात कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिक्स मतलब उस तरह से नहीं है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है या पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स ऐसे तो हर चीज पॉलिटिकल है देश में और दुनिया में, लेकिन वो अचानक से ये हो गया क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा था कुछ भी, तो वो पॉलिटिकल सटायरिस्ट हम लोग बन गए, जबकि हम लोग सटायरिस्ट थे। और पॉलिटिकल सटायरिस्ट एक ही ब्रांड का हो सकता है आज की हाँ, तारीख और में। वो साथ में ये हो गया, वो पॉलिटिकल सटायरिस्ट बोलना मतलब एक तरह से लेबलिंग है कि ये सरकार, और एक ही सरकार, जबकि सरकारें बहुत सारी हैं, राज्य सरकार भी है। और उसी समय आप देखें, अभी भी वो वीडियो मेरा 2019 के इलेक्शन के पहले जो वीडियो बनाया गया था, जो कि अभी भी वो इन चुनावों में भी वो बीजेपी से भी किसी ने शेयर किया है, उसका एक क्लिप जो आम आदमी पार्टी पे है उन्होंने शेयर किया है, जो बीजेपी पे है किसी ने शेयर किया है, कांग्रेस पे है। एक ही वीडियो के 3 हिस्से 3 अलग पार्टियां शेयर कर रही हैं। तो उस तरह से अगर देखा ये जाए तो अपने आप में कॉमेडी है। हाँ, और वो मेरे लिए वो फनी भी है, और ये भी है कि आप ही बहुत सारे लोग हैं जो लेबल कर रहे हैं कि ये सिर्फ ये आम आदमी पार्टी का है या सिर्फ कांग्रेस का है, या ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें 2019 तक होने लगी। उसके बाद खैर उसके बाद 2000 जो NDA 2 है उसमें 2 साल 2.5 साल तो ऐसे ही कोविड में चले गए, तो कोई कॉमेडी कर नहीं रहा था। और उसके बाद से अब जो हो रहा है आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जिसमें अब लीगल थ्रेट बढ़ रहा है। हाँ, अब मुनव्वर फारूकी, पहले उनको जेल हुई, अभी हाल फिलहाल कहीं एक खबर आई है, कोई शायद औरंगाबाद में या कहीं एक, अब जोक्स क्रैक करना अपने आप में एक पॉलिटिकल क्राइम की अब तरह वो है। थ्रेट जो है, जो पहले UPA 2 में नहीं था तो सिर्फ आपके अंदर था, थोड़ा बहुत डर था कि भाई, प्रशासन का भय नहीं था उस हाँ, समय। फिर NDA 1 में वो धीरे धीरे ऑनलाइन पे शुरू हुआ, 2 में, और अब जो भी 3 तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन 2 के खत्म होते होते और 3 के शुरू होते होते अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत तरह तरह से, तो अब थ्रेट और बढ़ गया है। अब हालात ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री भी FIR की ट्वीट कर देते हैं। हाँ, तो वहाँ तो वो सरकार भी ट्वीट कर रही है, और सरकार ट्वीट कर रही है तो एक्शन भी लेना पड़ गया है।
और वहाँ रेड हुई है जहाँ वो शो शूट हो रहा है, जहाँ शूट हुआ था जिस स्टूडियो में, वहाँ पे पुलिस गई। मुझे ऐसा पता चला, आई होप मतलब सच खबर हो, क्योंकि अभी अखबार में भी जो आता है वो पूरा सच होता है कि नहीं, लेकिन पढ़ा है मैंने किसी प्रॉपर मीडिया एजेंसी रिपोर्ट से कि वो वहाँ पे पुलिस गई। तो या तो पुलिस को लगता है कि वो अभी तक वहीं बैठे हैं, वो एपिसोड शूट करने के 1-1.5 महीने बाद वो वहीं बैठे हुए हैं, वो समय रैना और रणवीर, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, दरवाजा शायद कोई खटखटाए। फॉरेंसिक अभी भी उनके ना हाँ, स्टेप्स मिल जाए वहाँ। तो अब इस तरह का जो ओवरड्राइव में इस समय चल रहा है, उसके जो भी मकसद हों, डायरेक्ट मकसद, लेकिन इनडायरेक्ट मकसद यही है कि एक तरह का चिलिंग इफेक्ट, कि आप व्यक्तिगत रूप से कितना भय महसूस, डरा हुआ महसूस करते हैं या नहीं? मैं एकदम काफी सीधे करता हूँ, प्रश्न पर आता काफी करता हूँ, काफी करता हूँ। अभी एक फिल्म देखी थी मैंने, सिंग सिंग, जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है और पिछले साल की अमेरिकन फिल्म है। उसमें छोटा सा, बस मैं आपको ये तो कहानी, उसमें एक कैदी हैं, सिंग सिंग एक फैसिलिटी है, प्रिजन फैसिलिटी अमेरिका में, और उसमें कैदी हैं जो एक नाटक कर रहे हैं जेल के अंदर, एक थिएटर फॉर रिहैबिलिटेशन जैसा कोई प्रोग्राम चलता है। तो उसमें वो नाटक कर रहे हैं, तो एक नया कैदी जो जुड़ा है उनसे नाटक करने के लिए, तो पहली बार वो थिएटर ग्रुप में आया है, जेल के अंदर ही नाटक हो रहा है। अब नाटक में सीन है कि वो इधर खड़ा है, इधर अगर ऑडियंस है, ये स्टेज है, तो कोई उसके पीछे से गुजरता है नाटक के सीन में। अब वो रिहर्सल कर रहे हैं, जैसे ही कोई पीछे से गुजरता है ना, ये एकदम से ये ही हैज अ मेल्ट डाउन, बिकॉज वो पलट के डर जाता है तुरंत कि कोई पीछे से गुजरा है। अब ये क्राइम की जिंदगी जी है, जेल में रहा है, वो उसको डांटता है कि तुम पीछे से कैसे जा सकते हो मेरे। दिस इज वेरी ट्रिगरिंग, वेरी अलार्मिंग, एंड यू नो दैट, क्योंकि सब अलग अलग गैंग में रहे हैं, सबको पता है कि पीछे से जाना एक तरह का खतरा है, व्हेन यू कांट सी हु इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। और उनका झगड़ा, उसको समझाया जाता है कि नाटक का सीन है, आपके पीछे से वो आदमी गुजरेगा ही, आपको धीरे धीरे से सहज होना फिर भी पड़ेगा। डर जाता है वो। हाँ, वो फिर भी डरता है। तो मेरे साथ वो होने लगा है कि अगर मैं स्टेज पे हूं, और अभी कहीं शो रहा था, मैं स्टेज पे था, और फोटोग्राफर जो थे, जो उन्होंने बताया नहीं कि वो स्टेज से पीछे से गुजरेंगे, और मैं सामने परफॉर्म कर रहा था, और वो पीछे से फोटोग्राफर जो थे वो फोटो लेने के लिए वो इधर से गुजरे, तो एकदम से मैं रुक गया और मैंने देखा कि कौन है। फिर मुझे 1-2 ही सेकंड लगे कि समझने में कि अच्छा फोटोग्राफर है, लेकिन दिमाग में एकदम से ऐसा वो ना फियर सा हल्का सा आया कि ये यहाँ से कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है और पीछे क्यों है। तो वो मुझे अब समझ आया कि मेरी भी वही मेंटालिटी जो अभी मैंने फिल्म में देखी थी, और फिल्म देखी और उसके फिर 1 हफ्ते बाद ये हुआ, तो मैंने बहुत क्विकली कनेक्ट किया कि इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन द state of fear in your mind, it will show up in your day to day alarms। तो वो वहां से, तो वो है, वो हो रहा है, और वो सबके साथ हो रहा है। मुझे अब तो पक्का है कि अब तो जो नॉन पॉलिटिकल कॉमेडी कर रहा है वो भी एक तरह से, वो खुद सोचेंगे कि ये बोलने से ये होगा क्या, वो बोलने से वो होगा क्या, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा, उसका क्या तो वर्स्ट केस सिनारियो हम लोग वैसे भी एज आर्टिस्ट, नॉट जस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, एज राइटर, एज पोएट, वर्स्ट केस सिनारियो हम लोग ऑलरेडी प्लॉट करते रहते हैं, जो गेम थ्योरी में होता है कि आप सोचें कि अच्छा इस ये रास्ता 1% चांस है, लेकिन ये अगर खुल गया ये रास्ता तो कहाँ लेके जाएगा। तो वो लिखते हुए भी करना ही पड़ता है, स्टैंड अप में करना ही पड़ता है, खास करके जिस तरह की कॉमेडी का मुझ पे इल्जाम लगता है कि सोशली, पॉलिटिकल। हाँ, सोशल पॉलिटिकल कॉमेडी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो सोशल पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, जो उन अपनी पर भी आ कहानियां रहा बता है। रहे हैं, उन पर भी अब उनको भी ये गेम थ्योरी में घुसना पड़ेगा और वर्स्ट केस सिनेरियो प्लॉट करने पड़ेंगे, और फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा। ये होगा, आई होप ना हो, आई होप जो होता है ना एक कि व्हेन यू हैव एक स्टेज आती है जहाँ पे आप डरना बंद कर देते हैं, तो वो भी हो सकता है कि वहाँ पहुँच जाएं हम लोग। ये भी हो सकता है कि इतने डर जाएं कि बहुत सारे कॉमेडियन सोचें कि रैपर बन जाते हैं। अभी उधर उतनी सेंसरशिप, अभी उधर नहीं देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है,
तो धीरे फिर वो आर्ट फॉर्म जब 5-6 साल में वो ठीक हो जाएगी तो फिर सोचें कि वड़ा पाव बम्बई की में दुकान। आपके सहकर्मी किस तरह डरे हुए हैं? आप 20 साल से देख रहे हैं बम्बई की दुनिया को, फिल्मकार, सिनेकार, कलाकार, अदाकार, संगीतकार। नहीं, देखिए क्या है ना, एक दो चीजें हैं। डरे हुए हैं ये मैं किसी से मैंने सुना नहीं है, कोई आके नहीं कह रहा है कि यार बहुत डरे हुए हैं, ये बहुत मुश्किल हो गया है। वो एक तो आपको काम में दिखता है कि किस तरह की, मतलब एज एज एन आर्टिस्ट यू नो कि किस तरह की सेंसरशिप किस किस ने की है, किस किस ने किस लेवल तक खुद को सेफ गार्ड किया है, वो दिखता है काम में। दूसरा, मैं जो लिखने के बारे में मानता हूँ, जो मुझसे पूछा जाता है कि आपने ये किसके लिए लिखी है, ऑडियंस क्या है इसका, तो कोई ऑडियंस नहीं है, मैं ही हूँ। मैं अगर लोगों के दिमाग और दिल पढ़ पाता तो मैं शायद साइकिक होता और बहुत पैसे बनाता, लेकिन मैं सिर्फ खुद को जानता हूँ, तो मैं अपने लिए लिखता हूँ। ठीक उसी तरह से मुझे पता है कि जैसा मैं हूँ वैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए अपने आप हो जाती है वो चीज़। अगर मैं खुद के लिए सच लिख रहा हूँ, जो मेरा सच है, तो बहुत लोगों का सच होगा। वो जैसा कि आपने अभी कहा कि वो पेंसिल छीलने वाली एक जो जितनी व्यक्तिगत याद होती है ना, वो जितनी सामूहिक भी होती है वो। वही उतनी ही सामूहिक होती है। तो मुझे लगता है जितना व्यक्तिगत डर है ना, उतना ही सामूहिक है। तो मैं डरा हुआ हूं तो सब डरे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ना डरा हो। मैं अकेला इतना भ्रमित नहीं हो सकता हूं कि मैं डरा हुआ हूं और बाहर कुछ है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं, और कभी कभी बात होती है, लेकिन इस तरह से हमने खुलकर कभी वो एक तरह का वो एल्कोहलिक्स एनोनिमस वाला सेशन नहीं किया है कि चलो बैठो और तुम बताओ कि तुम किस तरह से डरे हो। लेकिन हाँ, ये दिखता है, जिस तरह की कहानियां आ रही हैं, जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, जिस तरह की नॉन अलाइंड कथित रूप कॉमेडी आ रही है। कथित रूप से इसमें हाँ,